IVM। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज चर्चा करेंगे रोहित शर्मा और के राहुल के फॉर्म पर, और इस बात की आज पुष्टि करेंगे कि ऑल फॉर्मेट अगर ओपनर है आपके पास तो क्या आप इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ी टीम बन सकते हैं। और साथ ही बात करेंगे इंग्लैंड के उस डर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रूट ने कहा, क्योंकि जो रूट का अभी भी मानना है कि भारतीय टीम वर्ल्ड क्लास साइड है और वो अपने समय पर किसी को भी हरा सकते हैं। और साथ ही नासिर हुसैन के उस स्टेटमेंट पे भी बात करेंगे, जहां पे नासिर हुसैन ने कहा कि जो टीम 36 रन पे ऑल आउट होकर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकती है, आप उस टीम को हल्के में ना ले तो बेहतर है, क्योंकि 78 रन पे वो आउट हुए हैं, 63 रन पे 8 विकेट भी गिरे हैं, लेकिन ये टीम कमबैक करना जानती है। आज इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ, सबा करीम, पूर्व सिलेक्टर, पूर्व क्रिकेटर और अभी कमेंटेटर हैं इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज चल रही है। साथ में अयाज मेमन हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अयाज सर, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा। दो ऐसे बल्लेबाज जिनको हम कह सकते हैं मेकशिफ्ट ओपनर बनाया गया है इस इंग्लैंड दौरे पे, और सडनली अब ये लगने लगा है कि ये ऑल फॉर्मेट में बेहतर ओपनिंग पार्टनर बन सकते हैं। वो चाहे हम के राहुल की बात करें, जो ओपनर तो थे लेकिन उनको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बना दिया गया। रोहित शर्मा जो ओपनिंग नहीं कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट में, उनको ओपनर बना दिया गया मिडिल ऑर्डर से। तो ये जो कभी कभी कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला मामला लग रहा है कि जो अभी तक हमने 6 इनिंग्स देखी हैं इंग्लैंड में, जब इन दोनों बल्लेबाजों ने पारी की शुरुआत की, दोनों ने बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाला है इंटरनेशनल क्रिकेट में। देखिए, इन दोनों की बैटिंग अगर इतनी सही नहीं होती तो शायद इंडिया की हालत और खस्ता होती इस सीरीज में, क्योंकि दूसरा टेस्ट मैच जो जीता ये इनकी पार्टनरशिप, सेंचुरी पार्टनरशिप थी, जहां से 364 रन बने। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा एडवांटेज मिला है, खास करके रोहित शर्मा को ओपनर बनाने का। और मेरे ख्याल से काफी कोशिश की रवि शास्त्री ने और शायद विराट कोहली ने भी उनको समझाने की, और 2019 में जाकर के वो ओपनिंग बैट्समैन बने, क्योंकि अदरवाइज उनकी जगह टीम में बनती थी या नहीं बनती थी, कुछ अनसर्टेनिटी थी। और इतना बड़ा बल्लेबाज, जैसे हम जानते हैं कि अब ऑल फॉर्मेट में शायद सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल बैट्समैन रोहित शर्मा ही है। और इनको अगर आप जगह नहीं दे इंडियन टीम टेस्ट टीम में तो बहुत नाइंसाफी होती थी, ना सिर्फ रोहित शर्मा से लेकिन मैं कहूंगा क्रिकेट से भी, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स बहुत कम आते हैं और बहुत अरसे के बाद आते हैं, क्योंकि जबरदस्त टेक्निक है, कंट्रोल है, डोमिनेट करते हैं। अगर जम गई उनकी आंख तो तबाही मचा सकते हैं। हर कोई जो क्वालिटी होनी चाहिए ओपनिंग बैट्समैन में, डोमिनेटिंग ओपनिंग बैट्समैन, ये नहीं कि ग्राफ्टर है और रन एक्यूमुलेटर है, ये जाके मैच आपको जिता सकते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर देंगे जहां से आप मैच जीत सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है रोहित शर्मा के ओपनिंग बैट्समैन बनने का। और साथ साथ केएल राहुल थोड़े खुशकिस्मत थे इस सीरीज में, क्योंकि शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल दोनों ही इंजर्ड हो गए, जो तो आपके फर्स्ट 2 चॉइस ओपनर्स थे। और मेरे ख्याल से कभी कभी किस्मत अगर साथ देती है, आप अपना करियर रीबिल्ड कर सकते हैं। वही कुछ राहुल के साथ हो रहा है। तो दोनों की जोड़ी मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, खास करके इस नाजुक मोड़ पे। 2 टेस्ट बाकी है, सीरीज लेवल है, यहाँ से अब बहुत जरूरी है इंडिया को अच्छे स्टार्ट्स मिले, ताकि मिडिल ऑर्डर जो थोड़ा सा अभी तक फॉर्म में नहीं आया है, उनको एक बफर मिले ताकि रन्स बन सके टीम के लिए। हमारे व्यूवर जुड़ना शुरू हो गए हैं, और आप सभी से गुजारिश है कि हमारे खेल नीति का जो YouTube चैनल है उसको फटाफट सब्सक्राइब करें और सवाल हमें जरूर भेजें। आपको हम इंटरेक्शन में लगातार शामिल करते रहेंगे, और कोशिश भी रहेगी कि कुछ अच्छे सवालों के हम वीडियोस भी लें आपके। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े खेल नीति के पेज पर। सभा भाई, सवाल एक है आपके लिए कि रोहित और राहुल को आपको नहीं लगता कि अब तीनों फॉर्मेट में ओपन करना चाहिए? कसाट साहब का ये सवाल है। तीनों में तो कर ही रहे हैं राजीव, सिवाय परमानेंट ओपनर बना देना चाहिए, ये कहना है इनका। सिवाय 50 ओवर क्रिकेट में केएल राहुल और रोहित शर्मा T20 में भी ओपन कर रहे हैं और टेस्ट मैचेस में भी कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मुझे हमेशा से ये लगता है कि जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो टेस्ट मैचेस की जो टीम है इस समय, वो एक तरह से सेटल हो गई है। वहां पर केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपन कर रहे हैं। T20 आने वाले समय में, जहां पर विश्व कप होने वाला है, इसके पहले जो होम सीरीज हुई थी वहां पर भी रोहित शर्मा और केएल राहुल ने ओपन किया था। तो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। पर दोनों के पास ये काबिलियत है, दोनों मल्टी फॉर्मेट प्लेयर हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है राजीव कि अगर आप मल्टी फॉर्मेट खेल रहे हैं तो हमेशा आप सिंक में हैं, हमेशा आप लय में हैं। आपके जिस तरह से अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के साथ हो रहा है, उस तरह की समस्या
केएल राहुल और रोहित शर्मा के साथ नहीं होगी, क्योंकि आप लगातार 12 महीना क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे कोई भी फॉर्मेट का क्यों ना हो, इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। आप भारतीय टीम में देख लें, आप इंग्लैंड की टीम में देख लें, वो वापस गए हैं दाविद मलान के पास, क्योंकि वो 100 खेल रहे थे, वहां से उनको उठाकर लेकर आए हैं और उनको टेस्ट मैचेस में खिलाया है। तो अब समय बदल रहा है। अब चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट को ये लगता है कि हमें ऐसे प्लेयर को खिलाना चाहिए जो एक तो फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में क्यों ना हो। हाँ, कई कई चीजों का ध्यान देना होता है, टेम्परामेंट है कि नहीं, तकनीक है कि नहीं, पर अगर आपके पास आपके बेसिस कवर्ड है और सिर्फ टेम्परामेंट पे थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, तो उस पर खिलाड़ी मेहनत कर सकता है और फिर तीनों फॉर्मेट वो खिलाड़ी खेल सकता है। और यहाँ पर आया सर, ऐसा लग रहा था कि एक सिलेक्टर अभी बोल रहा है, क्रिकेटर और कमेंटेटर के आगे हम व्यू सुनेंगे, क्योंकि जिस तरह से सभा भाई ने डिस्क्राइब किया है कि अभी जल्दबाजी ना करें, 2 फॉर्मेट में तो लेकिन परमानेंट वो खेल ही रहे। सभा भाई, लेकिन एक सवाल जहन में आता है जो कि अगर आप टेक्निकली बहुत कॉम्पिटेंट है तो फिर आप तीनों फॉर्मेट में समान अधिकार के साथ बैटिंग कर सकते हैं। और ये बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा कि राहुल जो T20 में बहुत जबरदस्त अंदाज में बैटिंग करते थे, उन्होंने अपने आप को रिवर्स गियर लगाया और टेस्ट क्रिकेट में कमाल की ओपनिंग करी। उन्होंने 2-3 इनिंग्स उनकी कमाल की रही इंग्लैंड में। फिर रोहित शर्मा एक और जो ब्लास्ट करते थे वनडे क्रिकेट में, सडनली वो सबसे अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं इंग्लैंड में। क्या ये टेक्निक का मामला है या टेम्परामेंट बहुत जल्दी ये बल्लेबाज चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से सक्सेसफुल हो रहे हैं? कैसे आप देखते हैं इसको? सबसे बड़ा अंतर टेस्ट मैच और शॉर्टर फॉर्मेट के बल्लेबाजी में यही है, और सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है कि आपका शॉट सिलेक्शन और ज्यादा अच्छा होना होता है टेस्ट मैचेस में, और कोई अंतर नहीं है राजीव। अगर आपकी तकनीक सही है तो फिर आप टेस्ट मैचेस में भी खेल सकते हैं और आप शॉर्टर फॉर्मेट भी खेल सकते हैं। सिर्फ आपको अंतर टेस्ट मैचेस खेलते समय यही लाना है। और पीछे की बातें अलग है कि उसमें टेम्परामेंट चाहिए और एकाग्रता चाहिए, लंबे समय तक कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो सारी चीजें ठीक है। पर सबसे बड़ा काम आपको ये करना होता है टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करते समय कि आपका शॉट सिलेक्शन ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ज्यादा प्रिसाइज होना चाहिए, और आपको परख होनी चाहिए विकेट को पढ़ने की और कंडीशंस को पढ़ने की। अगर आपने उस प्रकार से अपने आप को ढाल लिया तो फिर आप टेस्ट मैच में भी रन बनाएंगे। और हमारे सामने शानदार कई सारे उदाहरण है, ना ही केवल रोहित शर्मा है, पर डेविड वार्नर को आप देख लीजिए, केएल राहुल हो गए इस समय, जो रूट भी एक समय व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते थे, अभी भी वो प्रयास कर रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में वापस आना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कितने सारे व्हाइट बॉल क्रिकेटर्स हैं जो टेस्ट मैचेस में अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अंत में अगर आपका शॉट सिलेक्शन सही होगा तभी आप टेस्ट मैच खेल सकते हैं, और विशेष करके ऐसे कंडीशंस में जहां पर जो कंडीशन वो फेवरेबल है सीम बॉलिंग के लिए। आया सर, जो बात सभा भाई कह रहे हैं मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूं। एक तरफ विराट कहते हैं कि दुनिया में सबसे डिफिकल्ट बल्लेबाजी करना इंग्लैंड में है। अब दूसरा एग्जांपल नजर आता है कि 2 ऐसे बल्लेबाज जो शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट के खिलाड़ी थे, वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे अच्छा खेल रहे हैं। के राहुल और रोहित शर्मा की बात करें, जिन्होंने ऑलमोस्ट ब्रिलियंट स्टार्ट दिए हर जितने भी मैचेस हमने देखे। क्या रीजन आप देख रहे हैं कि ये दोनों बल्लेबाज जो व्हाइट बॉल के मास्टर थे वो रेड बॉल में अच्छा खेल रहे हैं, रेड बॉल के जो अच्छे बैट्समैन थे वो स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लैंड में? हाँ, देखिए, ये मेरे ख्याल से एक एनिग्मा है। इसको आप बहुत इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि क्रिकेट की लॉजिक अपनी खुद की एक होती है। बड़े से बड़ा बल्लेबाज जो है वो इंग्लैंड जाता है, कहीं ना कहीं अगर फॉर्म नहीं है, पैर सही नहीं चल रहा है, या आप बहुत ज्यादा आउटसाइड द ऑफ स्टंप खेलना शुरू कर देते, जो टेक्निकल लैप्स हो सकते हैं, तो आपकी विकेट जल जाएगी। देखें, बड़े से बड़े बल्लेबाज जो है वहां पर स्ट्रगल किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और फायदा जैसे आपने राहुल और रोहित का बताया, क्योंकि उनको अब काफी एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में खेलने का। ये इनका तीसरा दौरा है इंग्लैंड का। विराट कोहली, ईशांत शर्मा का चौथा दौरा है। विराट कोहली फिलहाल हल्के फॉर्म में चल रहे हैं, रहाणे का ये तीसरा दौरा है। ये इंडियन टीम जो हम बात कर रहे हैं, केवल मोहम्मद सिराज एक ऐसे हैं जो शायद अपने पहले दौर पे है, लेकिन इंडिया ए के लिए वो भी खेल चुके हैं इंग्लैंड में। तो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस जो है, तजुर्बा जो है, और एक माइंडसेट बना के आप चलते हैं, जैसा एक ग्रोथ होता है बल्लेबाज का। रोहित शर्मा पहले हालांकि टेक्निकली बहुत जबरदस्त खिलाड़ी बचपन से है, अंडर 19 पे भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे, लेकिन टेम्परामेंट उनका सही नहीं था इनिंग्स बिल्ड करने के लिए। टेस्ट मैचेस में 2 सेंचुरीज बनाई अपने पहले 2 टेस्ट मैच में, उसके बाद हल्का हो गया फॉर्म, क्योंकि जैसा सभा ने बताया, आप स्ट्रोक्स, लेकिन आपके पास इतने सारे स्ट्रोक्स हैं और आप रॉन्ग स्ट्रोक सिलेक्ट करते हैं कुछ गेंदों के लिए, तो आपको उसका प्राइस भरना पड़ता है। वही रोहित के साथ हुआ, जब तक कि वो संभले नहीं। अब कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं कहूंगा कि रोहित है, वो लेट ब्लूमर है। फिलहाल जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद ही कोई बल्लेबाज है विश्व में जो उनके साथ कंपेयर कर सकता है इन टर्म्स ऑफ टेक्निक और रेंज ऑफ स्ट्रोक्स।
मैं कहूंगा कि जो रूट भी जो है मल्टी फॉर्मेट में इतने अच्छे प्लेयर नहीं है, ना ही स्टीव स्मिथ और विराट कोहली तो खैर मल्टी फॉर्मेट जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन फिलहाल उनका फॉर्म भी साथ नहीं दे रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखिए एज अ पैकेज, रोहित मेरे ख्याल से फिलहाल नंबर 1 पे चल रहे हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स। सबा भाई, जो बात अयाज सर ने कही उसको थोड़ा आगे ले जाएं। क्या दोनों बल्लेबाजों के पास एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से वो इंग्लैंड में अच्छा कर रहे हैं और ऑल फॉर्मेट में सक्सेसफुल हैं, कि बहुत लेट खेलते हैं, वो चाहे रोहित शर्मा की बात करें या के राहुल की बात करें, और बड़े क्लोज टू द बॉडी बैटिंग कर रहे हैं, यानी आउट होने के चांसेस कम दे रहे हैं। गलतियां सभी करते हैं, ये कम गलतियां कर रहे हैं, शायद इस वजह से सरवाइव कर रहे हैं इंग्लैंड में। हाँ राजीव, देखिए रोहित शर्मा के बारे में तो मैं एक बात कहूंगा, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके लिए टाइम जो है एक अद्भुत लग्जरी है, और सिर्फ ये इस तरह की लग्जरी सिर्फ रोहित शर्मा ही अफोर्ड कर पा रहे हैं इस समय। इससे बड़ा खिलाड़ी इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं है जिसके पास इतना समय है, और उसी का लाभ रोहित शर्मा को मिल रहा है। केएल राहुल के बारे में आपने सही कहा, पर दोनों ही बल्लेबाजों में सबसे बड़ी बात यह है कि इनका डिफेंस बहुत सॉलिड है राजीव। अगर आपका डिफेंस सॉलिड रहेगा तब आप एक संदेश दे रहे हैं गेंदबाजों को कि आप जो अच्छी गेंद डाल रहे हो उसको मैं खेलने में सक्षम हूँ, और मैं तैयार हूं कि जहां पर भी आप थोड़ी बहुत आपके लेंथ में अगर गलती होगी तो आप मुझे लूज बॉल डालेंगे तो मैं उस पर शॉट लगा सकता हूं। तो ये जो मैसेज आप कन्वे करते हैं उसका लाभ बहुत ज्यादा मिलता है खिलाड़ी को, और यही दोनों की बल्लेबाजी में नजर आया है। आपने बात कही कि लेट खेलते हैं, हाँ लेट जरूर खेलते हैं, दोनों के पास वो अद्भुत कला है बॉल को लेट खेलने के लिए, पर ये कहना आसान होता है। लेट आप तभी खेल पाएंगे जब आप जल्दी पोजीशन में आते हैं खेलने के लिए, और आप इन दोनों ही बल्लेबाजों में ये कला है कि जल्दी पोजीशन में आ रहे हैं, चाहे वो फ्रंट फुट पे हो या फिर बैक फुट पे हो। अगर आप जल्दी पोजीशन में आएंगे तभी तो आप लेट खेल पाएंगे। जो रूट को देखिए, वो कितनी जल्दी पोजीशन में आ जाते हैं, इसीलिए वो ऑफ साइड में बॉल को ढकेल रहे हैं, क्योंकि वो एक वेकेंट एरिया है, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप और गली के बीच में से, वहां पर कोई भी खिलाड़ी रहता नहीं है, तभी आप गाइड कर सकते हैं गेंदों को। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक बल्लेबाज के रूप में, कि आप जल्दी पोजीशन में आ रहे हैं, उसके बाद आप लेट खेल पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों की बल्लेबाजी में ये सारे गुण जो हैं इस समय नजर आ रहे हैं। अया सर, एक सवाल है हर्षैन का, उनका ये कहना है कि एक फॉर्मेट में आप राहुल से ओपन कराते हैं, फिर अगले सीरीज में या फॉर्मेट में आप उनको मिडिल ऑर्डर पे भेज देते हैं। एक अगर आपके पास ऐसा बैट्समैन है जो ऑल फॉर्मेट में समान अधिकार के साथ खेल सकता है, तो उसका रोल क्यों नहीं डिफाइन करती है टीम मैनेजमेंट? देखिए मेरे ख्याल से यहाँ मल्टी फॉर्मेट, जब से क्रिकेट 3 फॉर्मेट आ गया, तो ये अप एंड डाउन बैटिंग ऑर्डर में तो होगा ही। उनके लिए कंपटीशन है, जैसे 50 ओवर में सबा ने बताया कि शिखर धवन भी है, और उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि उनका भी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रहा है, और एक राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मिलता है इंडिया को जो भी बहुत फायदेमंद रहा है। तो इतना आसान नहीं है कि एक डिसीजन आप यूनिलैटरली ले लें कि हमें राहुल मिल गया, अब सब फॉर्मेट में वही खेलेंगे या रोहित ही खेलेंगे। एक तो फॉर्म पे डिपेंड करता है, एक टीम के टैक्टिक्स पे डिपेंड करता है, एक कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, और जो आपके लिए कॉम्पिटिशन है, अगर उनका फॉर्म भी अच्छा है तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप उनको बिना सोचे आप ड्रॉप करते हैं और इनको खिला ले। तो ये थोड़े यंगर हैं शिखर धवन से, शायद अपनी जगह ओडीआई में भी बना लेंगे एज एन ओपनर राहुल, लेकिन फिलहाल जो मैं मानता हूं कि रोहित और शिखर का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और इसको जबरदस्ती का हिलाने के लिए, इसको चेंज करने के लिए कोई जरूरत नहीं। बट सबा भाई इत्तेफाक रख रहे हैं आयाज सर जो कुछ कह रहे हैं? हाँ, इसलिए तो मैंने पहले ही कह दिया कि जल्दबाजी करने की जरूरत है नहीं इस समय। देखिए केएल राहुल जब उनका प्रवेश हुआ था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, वहां पर वो एक ओपनर के रूप में आए थे। 2013-2014 का सीजन मुझे याद है। केएल राहुल एक रेगुलर ओपनर हैं, उन्होंने कर्नाटका के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ओपन किया है, और एक ओपनर के रूप में ही उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जगह मिली थी। अब ये अलग बात है कि वो इतने ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है, उनमें इतने शानदार क्वालिटीज हैं, इसीलिए उनको जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने टेस्ट मैच में खेला, वो नंबर 5 नंबर 6 पर उन्होंने खेलना शुरू किया। तो ये तो मुझे लगता है खिलाड़ी की क्वालिटी है कि टीम मैनेजमेंट को ये लगता है कि एक ऐसा प्लेयर है जो एक फ्लोटर के रूप में मल्टी फॉर्मेट में खेल सकता है। इससे कई बार चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि केएल राहुल जैसे यंगस्टर पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं कि वो अपने आप को ढाल लेंगे जहां पर भी जरूरत पड़ेगी भारतीय टीम की। और वनडे क्रिकेट में इस समय एक तो ऐसे भी हम लोग ज्यादा एक दिवसीय मैचेस खेल नहीं रहे हैं इस समय, तो हमारा ध्यान होना चाहिए टेस्ट मैच के ऊपर और आने वाले समय में विश्व कप T20 के ऊपर। अब क्योंकि ओवल टेस्ट मैच एकदम सिर पे आके खड़ा हो गया है सबा भाई, आपको लग रहा है बहुत बड़ा रोल होने वाला है इन दोनों ओपनर्स का? क्योंकि सबसे अच्छे टच में कोई अगर इस दौरे पे नजर आया है अभी तक जो हमने जितनी पारियां देखी हैं, उनमें के राहुल और रोहित शर्मा ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया है वो बाकी कोई नहीं दिखा पाया।
हाँ राजीव, और जहाँ पे भी हमने दोनों टेस्ट मैचेस में, पहले दो टेस्ट मैचेस में जो अच्छा प्रदर्शन किया था, उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है इन दोनों ओपनर्स के ऊपर, क्योंकि हमारा नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 ये बहुत जी शेकी नजर आ रहा है इस समय। और अगर नई बॉल से अगर हमारे विकेट जल्दी गिर जाते हैं, ओपनर जल्दी वापस चले जाएंगे, तो फिर परेशानी एक बार फिर से बढ़ जाएगी भारत के लिए। हमारे जी जो मिडिल ऑर्डर है वो तभी रन बना पा रहे हैं जब ये दोनों ओपनर्स नई बॉल खेल लें। विशेष करके हम्म। सभी जो इंग्लैंड के पेस बॉलर्स हैं, उनके पहले पहले स्पेल को अगर वो खेल लेते हैं, तब मुझे लगता है कि हमारे आने वाले बल्लेबाजों को आसानी होती है। तो बहुत बड़ा काम बाकी है यहाँ पर रोहित शर्मा और केएल राहुल को। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने श्रृंखला के पहले जो चर्चा की थी, उसमें यही बात कही थी कि पहली पारी में रन बनाना बहुत जरूरी है, और उसको और रन बनाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हमारी जो ओपनिंग साझेदारी हो केएल जी राहुल और रोहित शर्मा के बीच में। पृथ्वी, हमारे एक व्यूवर है, उनका बड़ा अच्छा संदेश है सभा भाई आपके लिए कि आप इंडियन कोच के लिए अप्लाई करें। देखिए, एक मेरे बहुत ही करीबी दोस्त पृथ्वी बैटिंग कोच है इस समय, विक्रम राठौर। उनसे मेरी बात होती रहती है, वो बहुत जी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। पर अंत में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अगर आप बल्लेबाजी करने उतर रहे हैं, तो फिर आपने सब कुछ सीख लिया है। वहां पर सिर्फ वो टेम्परामेंट पर ही या शॉट सिलेक्शन पर ही आप बात कर सकते हैं, और अंत में सोल्यूशन आपको खुद ढूंढने होते हैं। पर मैं अपनी जगह पे बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मुझे कोई तमन्ना नहीं है इंडिया के कोच बनने में। अया सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हर्ष जैन का भी है। उनका कहना है कि के राहुल के साथ एज फैक्टर है, और आने वाले टाइम में क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तो क्या विराट और रोहित के बाद वो आइडियल कैप्टेंसी के मटेरियल नजर आते हैं? हो सकता है, देखिए, क्योंकि फिलहाल वो पंजाब के लिए कैप्टनसी कर रहे हैं हम्म। T20 में। एक्सपीरियंस वहां पर उनको मिल रहा है, और अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि आप बहुत तजुर्बेकार खिलाड़ियों के साथ रहते हैं। अपने खुद के इंडिया के खिलाड़ी भी है, ओवरसीज प्लेयर्स भी है, और बाकी कैप्टन के साथ भी आप सीखते हैं, क्योंकि आप कंपीट कर रहे हैं रोहित शर्मा के खिलाफ या विराट कोहली के साथ। तो उस मैच में वहां पर भी आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो मेरे ख्याल जी से अगर देखिए, सबसे बड़ी बात किसी भी कैप्टन के लिए है कि वो अपनी जगह पक्की करे। वो दिन गए जब आप माइक ब्रेली जैसे कैप्टन बन सकते थे, कि आप भले हम्म। ही हल्का बैटिंग फॉर्म जो है या बैटिंग एबिलिटी आपकी जो है बहुत हल्की है, लेकिन एज ए कैप्टन बहुत जबरदस्त ऊंचे दर्जे के कैप्टन है। वैसा अब होता नहीं है। मॉडर्न क्रिकेट में आप सबसे पहले अपनी जगह मजबूत कीजिए टीम में। अगर आपकी जगह बनती है, तो आपको प्लेयर्स का रिस्पेक्ट मिलेगा, और उसके बाद ज्यादा रिस्पेक्ट तब मिलेगा जब आप टैक्टिकली या आप किस तरह से प्लेयर्स को हैंडल करते हैं टेम्परामेंटली। तो राहुल में अब तक ये नजर आया है कि उनमें ये एबिलिटी है, जिस तरह से उन्होंने पंजाब की टीम को भी संभाला है। देखें, जी ये नहीं है कि ओवरनाइट आपको सब कुछ, कोई बॉर्न कैप्टन नहीं होता है, कैप्टनसी भी सीखनी पड़ती है, जिस तरह से आप जी बैटिंग या बॉलिंग सीखते हैं। और ये सब एक्सपीरियंस के तजुर्बे से आपके जो है कैप्टनसी स्किल्स भी इंप्रूव होते हैं। समा भाई, एक और सवाल है कि आप क्या सोचते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में के राहुल ओपन करेंगे और शिखर धवन को ड्रॉप किया जाएगा? ऐसे हालात बन रहे हैं? ऐसे हालात तो बन चुके हैं राजीव। जी मुझे लगता है कि यही कॉम्बिनेशन, ओपनिंग कॉम्बिनेशन रहेगा भारत का वर्ल्ड कप T20 में। अगर विराट कोहली ओपन करना चाहे तो वो अलग बात है, पर मेरे हिसाब से उचित यही होगा कि केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपन करें, और विराट कोहली जो है नंबर 3 पर आए बल्लेबाजी करने के लिए। जी और कुछ इसी प्रकार का बैटिंग क्रम मैं उम्मीद कर रहा हूँ विश्व कप T20 के लिए। अया सर, वापस ओवल टेस्ट मैच को लेके जो खबरें आ रही हैं, उसमें उसके लिए भी एक सवाल है कि अश्विन और शार्दुल ठाकुर क्या रिप्लेस करेंगे जडेजा और ईशांत को? सरकमस्टेंसेस कुछ ऐसे बन रहे हैं वहां पे। देखिए, मेरे ख्याल से कुछ बदलाव तो आएंगे। मुझे लगता है कि अश्विन की एंट्री होगी इस सीरीज में, इस पिच पे खास करके, क्योंकि ओवल ऐतिहासिक अगर आप देखें हिस्टोरिकली, तो स्पिन को मदद की है, स्लो बॉलर्स की हेल्प की है। और यहाँ पर आप देखें, बैटिंग तो वैसे भी आपकी आउट ऑफ फॉर्म है, तो या आप बैटिंग को मजबूत करें, एक और बैट्समैन बढ़ाएं मिडिल ऑर्डर में, लेकिन वो एक डिफेंसिव मूव हो जाएगा अगर आप केवल स्पेशलिस्ट बैट्समैन को खिलाते हैं। और इस मोड़ पर मुझे नहीं लगता है, ये मेरी सोच है कि इंडियन टीम को अब डिफेंसिव होना चाहिए। अगर आप ऐसा सिग्नल देंगे इंग्लैंड को, तो इंग्लैंड तो आपके और उनका कॉन्फिडेंस और डबल हो जाएगा। तो मेरे जी ख्याल से बैटिंग आपको एक्सटेंशन एक मिल ही जाता है अगर अश्विन खेलते हैं, क्योंकि अच्छे खासे बैट्समैन है। 5 टेस्ट सेंचुरीज है उनके पास। इनमें वो काबिलियत है कि वो 1 घंटा 1.5 घंटा बैटिंग कर सकते हैं। और बॉलिंग में मेरे ख्याल से एक बहुत ही बहादुरी का डिसीजन था मेरे हिसाब से, और मैं चॉइस ऑफ वर्ड बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ कि शुरू से उनको खिलाया नहीं।
क्योंकि जी। ओवरऑल अगर आप देखें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इंडिया के पिछले 10-12 महीने में रहे अश्विन, और उनको टीम से बाहर रखा गया 3 टेस्ट मैचेस के लिए। तो ये सोच जो है बहुत करेजियस सोच है मेरे ख्याल से, पर अब वो काम नहीं आई ये सोच। और मुझे लगता है कि दोनों ही स्पिनर्स को आप खिला सकते हैं। आप ईशांत को शायद बाहर बैठना पड़े, क्योंकि पिछले मैच में वो बिलो पार नजर आए। 3 तेज गेंदबाज जो आपके अच्छे कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बुमराह, शमी और सिराज, वो 3 रहते हैं, 2 स्पिनर्स आपको मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके नंबर्स, जैसा सवाल ने बताया, 3, 4, 5, 6 इनसे रन मिलने चाहिए। कम से कम इस 4 प्लेयर्स में से अगर 2 या 3 भी चलते हैं तो इंडिया का टोटल 350-400 के करीब हो, तो आप एटलीस्ट यू इंश्योर कि आप मैच हारेंगे नहीं। फिर वहां से आप जीतने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 78 पे आउट हो गए या 60-70 रन में 8 विकेट का कोलैप्स हो गया, तो फिर वहां से मैच जीतना बहुत, मैं कहूंगा, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। जी। अय्यर सर कह रहे हैं 2 स्पिनर के साथ भी ओवल में जा सकते हैं सबा भाई, और वहां के आंकड़े अगर हम देखें 13 टेस्ट मैचों में हम सिर्फ 1 टेस्ट मैच वहां जीत पाए, यानी कि बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस पे भी हम टेस्ट मैचेस हारे हैं ओवल में। क्या ये एक वरिंग फैक्टर लग रहा है आपको, और क्या 2 स्पिनर आइडियल चॉइस होंगे? क्योंकि ओवल में मैंने भी मैचेस कवर किए हैं, सीमर्स को उतनी मदद नहीं मिलती जितनी कि हम पीछे देखते आए, वो चाहे टैंब्रिज हो या लीड्स की बात करें। हाँ, मुमकिन है ये राजीव, और ये कॉम्बिनेशन भी सही होगा, क्योंकि अगर आप इंग्लैंड की बल्लेबाजी देखें तो उनमें रोरी बर्न्स है एक लेफ्ट हैंडर, दाविद मलान आ गए हैं एक और लेफ्ट हैंडर है, तो लेफ्ट हैंडर्स हैं इस टीम में। मोइन अली भी है। मोइन अली एक और है, मोइन अली निश्चित रूप से खेलेंगे, तो 3 लेफ्ट हैंडर्स। अगर सैम करन खेलते हैं तो वो चौथे लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ईशांत शर्मा को इस समय ब्रेक मिलेगा। हो सकता है कि हमारे जो 3 पेस बॉलर्स हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, इन तीनों का वर्कलोड देख रहे होंगे इस समय बॉलिंग कोच और जो वीडियो एनालिस्ट हैं, कि क्या कि इस टेस्ट मैच में भी यही 3 सीमर्स खेलें या इनमें से एक को रेस्ट किया जाए, ताकि वो 5th टेस्ट मैच के लिए फ्रेश हो जाएं। क्योंकि बहुत ही टायरिंग टूर रहा है अभी तक पेस बॉलर्स के लिए। इन सभी पेस बॉलर्स को लंबे लंबे स्पेल डालने पड़े हैं। आपको ध्यान ये देना होगा कि आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपके जो 3 टॉप क्वालिटी सीम बॉलर्स हैं, जो फॉर्म में हैं, उनकी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, वो फ्रेशनेस बनी होनी चाहिए, ताकि आप जब भी आए बॉलिंग डालने के लिए उसी गति के साथ, उसी मानसिकता के साथ बॉलिंग करें। तो ये चीजों पर भी ध्यान देना होगा टीम मैनेजमेंट को। पर हाँ, 5 बॉलर की जो थ्योरी मुझे लगता है अभी तक काम की है भारत को। और पिछले बार भी हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि हम मैच हारे हैं क्योंकि हमने खराब बल्लेबाजी की थी, पहले इनिंग्स में भी और दूसरी इनिंग्स में भी, डे 4 में। तो उस वजह से मुझे लगता है कि चेंजेस वहां पर उसकी आवश्यकता है नहीं। हमें भरोसा दिखाना होगा अपने अनुभवी बल्लेबाजों के ऊपर। एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आया सर रवि शास्त्री को लेके, कि रवि शास्त्री ने पास्ट में बहुत अच्छा किया, पृथ्वी का सवाल है, बट उनका कहना है कि इधर बीच ऐसा लग रहा है जब से उनका टेन्योर खत्म होने को आया कि सब कुछ उन्होंने विराट कोहली पे छोड़ दिया है। अब उनका कहना है कि ये असेसमेंट उनका है, वो कितना सही है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है दूर से, अगर हम ड्रेसिंग रूम में तो है नहीं, तो बाहर से ये मुझे लग रहा है कि ये कॉम्बिनेशन अब तक सही चला है दोनों के लिए। लेकिन ये भी सही है, ये बात भी सही है कि जो मेजर आपको जीत चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर, ऑस्ट्रेलिया में दोनों ही सीरीज बहुत गजब की, 70 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, फिर लगातार दूसरे टूर पे भी जीतना, और किस तरीके से जीतना, यानी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्न अराउंड, जहां पर विराट थे नहीं लेकिन रवि थे। लेकिन जैसे कि आईसीसी टूर्नामेंट ना आप टेस्ट चैंपियनशिप जीत सके, वर्ल्ड टेस्ट फाइनल, आईसीसी के वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, सेमीफाइनल तक आए 2 मरतबा। एक्चुअली 2015 में भी रवि जो थे वो टीम डायरेक्टर थे। तो कहीं ना कहीं एक मिक्स्ड रिकॉर्ड रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो जीत टेस्ट मैचेस में ज्यादा रही है, ओडीआईज में भी ज्यादा रही है, अगर आप बायलैटरल सीरीज भी उसमें काउंट करते हैं। मुझे लगता है जो एक अच्छी बात रही है रवि के होने से, वो विराट के लिए एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ज्यादा मिल गया उसको, क्योंकि शायद उनकी किसी अनिल कुंबले के साथ जैसे उनकी बनी नहीं। अब आप हमेशा दुविधा में रहे कि कौन कोच है, मेरी बनेगी नहीं बनेगी, तो वो भी आपके परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट करेगा और बाकी टीम के परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट करेगा। वो रवि शास्त्री के साथ नहीं था। और जो 3-4 साल जिस तरह से विराट कोहली ने बैटिंग की और छा गए पूरे विश्व के गेम पर किसी भी फॉर्मेट में, वहां पर कुछ ना कुछ बताता है कि एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो दोनों की थी बहुत सही थी और फायदेमंद रही विराट के लिए भी और रवि के लिए भी।
समा भाई, जो इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, इम्पैक्ट तो इंडियन क्रिकेट ने टीम ने, ये जो हमारी टीम है इसने तो डाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 36 पे आउट होने के बाद हमने वहां सीरीज जीत ली। अब बड़ा सवाल ये, नासिर हुसैन को डर है इस बात का। अभी एक स्टेटमेंट उन्होंने डेली मेल को दिया कि भारतीय टीम को कतई हल्के में न लें, ये 36 पे आउट होने के बाद सीरीज जीत सकते हैं, तो फिर 78 पे आउट होने के बाद भी सीरीज जीत सकते हैं। इस बात से आप कितना सहमत है? और जो सर्कमस्टेंसेस हैं अभी, क्या प्रेशर इस समय ज्यादा भारतीय टीम पे आ चुका है ओवल टेस्ट मैच से पहले? ज्यादा तो नहीं, मुझे लगता है कि श्रृंखला चूंकि बराबरी पर आ चुकी है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी राजी। मुझे ये लग रहा था कि पिछला लॉर्ड्स टेस्ट मैच जीतने के बाद हम आसानी से ये श्रृंखला जीत लेंगे, पर अब वैसी बात नहीं है। जो कमबैक इंग्लैंड ने किया है, उससे एक बात साफ आ रही है कि इंग्लैंड भी अब तैयार है कम्पीट करने के लिए। और मुझे हमेशा से ही अब ये चिंता लगने लगी है कि जो इंग्लैंड की पेस बॉलिंग अटैक है, यहाँ के कंडीशंस के लिए ज्यादा मजबूत है कंपेयर टू हमारे पेस बॉलिंग अटैक से। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारे बल्लेबाजी आने वाले 2 टेस्ट मैचेस में अगर हम अच्छे प्रकार से रन बनाएंगे, तभी हम श्रृंखला जीत पाएंगे। नासिर हुसैन ने सही कहा है कि हमारे अंदर उस तरह की काबिलियत है कि हम वापसी कर सकते हैं, और जरूर करना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि ऑन पेपर हमारी टीम ज्यादा मजबूत है, हमारे पास ज्यादा अनुभवी प्लेयर्स हैं, पर इन सबको परफॉर्म करना होगा। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर इतने सारे अनुभव का कोई फायदा है नहीं। मैं ये भी मानता हूं कि भारतीय टीम के प्लेयर्स के ऊपर कोई बैगेज नहीं है, ये बड़े ही नएपन के साथ जाते हैं मैदान में खेलने के लिए। पिछला रिकॉर्ड क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उसके ऊपर ध्यान नहीं है, पर अंत में इस श्रृंखला में आने वाले टेस्ट मैचेस में प्रदर्शन ही आपको डिफाइन करेगा। क्योंकि आज ने सही बात की, इतने बार हमारे प्लेयर्स दौरा कर चुके हैं इंग्लैंड में कि अब कोई एक्सक्यूज बचा नहीं है हमारे पास। कोई 3 बार दौरा कर चुका है, कोई 4 बार दौरा कर चुका है, उसके ऊपर से इंडिया एक दौरा आप लोग खिलाड़ी कर चुके हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि ये टेस्ट मैच में शानदार वापसी करे भारतीय टीम। हर्षल का एक और सवाल है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ऋषभ पंत का खराब परफॉर्मेंस कोलैप्स की बड़ी वजह बन रहा है इन दिनों इंग्लैंड में, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं? और क्या, और मेरा इसी से सवाल जोड़ते हुए पूछ रहा हूँ, क्या समय आ गया है कि रिद्धिमान साहा को अब यहाँ पे जगह दी जाए? देखिए, मेरे ख्याल से आप सिर्फ एक प्लेयर को सिंगल आउट नहीं कर सकते, बल्कि ऋषभ पंत जो है सबसे यंग प्लेयर है उस लाइनअप में। नंबर 3 पे है आपके पास पुजारा, 10 साल से खेल रहे हैं। विराट या सर, ये भी क्या हो सकता है कि हम के राहुल से विकेट कीपिंग करा लें और यहाँ पे हनुमा विहारी को खिलाएं एक एक्स्ट्रा बैट्समैन? देखिए, ये सब कर सकते हैं आप, लेकिन मेरे ख्याल से ये अगर आप नो कॉन्फिडेंस इस तरह से दिखाएंगे ऋषभ पंत के लिए, तो शायद उनके फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा झटका बैठेगा। सर 8 पारियां हो गई हैं ऋषभ पंत की इंग्लैंड में और 20 रन क्रॉस नहीं है। बाकी विराट कोहली के भी 8 बारियां हो गई है, और पुजारा की भी हो गई है, और रहाणे की भी हो गई है। तो सब एक ही नाव में चल रहे हैं साथ में। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी टीम बदल डालो तो नहीं हो जाएगा कहीं ओवल में। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, आप इतना अगर आप पैनिक दिखाएंगे तो वैसे ही आपने आधी मैच तो मैदान लेने से पहले हार गए। अगर मैं जो रूट की जगह हूं तो मैं देखूं इतने मल्टीपल चेंजेस आ गए कि विकेट कीपर को, राहुल को विकेट कीपर बना दिया है, पंत को निकाल दिया है, इसको कोई इसको रेस्ट कर दिया है, रहाणे को बैटिंग पोजीशन चेंज कर दिया है। तो ये बताएगा कि पैनिक हो गया। अभी भी पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि टीम जो है 1-1 पे है, लेकिन अब मजबूत होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। और मुझे लगता है ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज को भी बफर चाहिए। जो उनकी गेम है, जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में उनका सक्सेस इसलिए था क्योंकि कट और पुल और हुक बहुत अच्छा खेलते हैं। यहाँ पर आपको बिहाइंड द लाइन आने की जरूरत है। वहां पर आप हॉरिजॉन्टल बैट से बहुत सारे स्ट्रोक्स खेल सकते हैं जो इंग्लैंड में आप नहीं खेल सकते हैं। तो ये उनके लिए भी लर्निंग कर्व है कि आपने 2 मैच जिता दिए और सेंचुरी बना दी एक इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया में। ये जरूरी नहीं है कि आप टॉप ऑफ द लेवल प्लेयर बन गए। आपके लिए अभी भी आगे इंप्रूव करने की एक मार्जिन बचा हुआ है। तो ये उनके लिए भी अच्छा एक लर्निंग कर्व है। लेकिन मुझे लगता है सब यही मानते हैं कि अनलेस आपके बैट्समैन नंबर 3, 4, 5 रन बनाते हो, 6 ऋषभ पंत भी, तो ये सीरीज जो है बचाना मुश्किल। ये आने वाले 2 हफ्ते जो है, मैं मानता हूँ इंडियन टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इतने अप डाउन नहीं हो सकते कि 36 बनाए उसके बाद आके आप सीरीज जीत गए, फिर इंग्लैंड की पिटाई की होम पे, फिर आके आप कोलैप्स हो गए, न्यूजीलैंड से हार गए, फिर 78 पर आउट हो गए। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जैसा अगर आपका ग्राफ चलेगा तो ये बताता है कि आपकी टीम कहीं ना कहीं अनसर्टेन है, अनश्योर है। ये फिर ग्रेट टीम माने जाने वाले के लिए सवाल उठ जाते हैं। और मेरे ख्याल से ये आने वाले 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टेस्ट मैचेस जो है,
टीम के लिए भी और खास करके विराट कोहली के लिए, अपने खुद के फॉर्म के लिए, अपनी जो लेगेसी है एज अ कैप्टन जो छोड़ना चाहते, सबसे सफल कैप्टन रहे इंडिया के अब तक के, अगर आप आंकड़े देखें तो एक सीरीज हारी नहीं है इंडिया में। और कहीं ना कहीं ओवरसीज पे उनका बहुत तवज्जो रहा है रवि शास्त्री के साथ कि हम ओवरसीज जीते हैं तो महान टीम माने जाएंगे। कोशिश बहुत अच्छी हुई है, तो कहीं ना कहीं फंस जाती थी टीम, ऑस्ट्रेलिया की छोड़ दी। अगर ये सीरीज जीतती है तो फिर दावे के साथ कह सकती है कि वी आर अ ग्रेट टीम। सभा भाई, चलते चलते एक सवाल जो मेरे जहन में आया, और ये इसलिए आया कि सडनली मैं विजुअलाइज कर रहा था कुछ, और ऐसा लग रहा है ओवर्टन और रॉबिन्सन जो लंबे कद के तेज गेंदबाज लाई इंग्लैंड, उसमें क्या बड़ा फर्क डाल दिया, क्योंकि उन्होंने सबको चौंकाया है जिस लेंथ पे वो गेंदबाजी कर रहे हैं। क्या ये बड़ा फैक्टर था ओवर्टन और रॉबिन्सन लंबे कद के तेज गेंदबाजों की जो खोज की इंग्लैंड ने? हाँ राजीव, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने उठाया है। और ये फोर्स चेंज जो हुआ था पिछले टेस्ट मैच में, मार्क वुड के जगह पर क्रेग ओवर्टन को आना पड़ा, वो इंग्लैंड के लिए बहुत ही शानदार मूव साबित हुआ है। कि दोनों ही को अगर आप देखेंगे तो टॉल लैंकी पेस बॉलर हैं, और जो एरियाज को हिट करते हैं और जो लाइन में बॉल डालते हैं, उसी वजह से भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी हुई है। एक तो जेम्स एंडरसन है। आप जेम्स एंडरसन के स्पेल को खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो स्विंग बॉलर है। पर ये दोनों जो पेस बॉलर हैं वो हिट द डेक बॉलर है, पर तब भी हिट द डेक बॉलर होने के बावजूद इनकी जो लेंथ है, थोड़ी बहुत गुड लेंथ और वो जो फुल लेंथ के एरिया है वहां पर बॉल डालते हैं। तो इस वजह से बल्लेबाज जो वो असमंजस में पड़ जाता है कि लंबे कद का खिलाड़ी है, गेंदबाज है, अगर वो बॉल डाल रहा है तो फिर मैं आगे खेलूं या पीछे खेलूं। तो कई बार अगर आप देखेंगे भारतीय बल्लेबाजों को, तो क्रीज में खड़े होकर खेलने का प्रयास किया है इन बल्लेबाजों ने, इन दोनों ही पेस बॉलर्स के विरुद्ध। तो ये एक बहुत बड़ा एडिशन रहा है, बहुत ही शानदार एसेट साबित हुए हैं दोनों ही गेंदबाज इंग्लैंड के लिए। और इस तरह के अगर आपके पास बैकअप बॉलर्स मिल जाएं तो फिर बहुत बड़ी बात होती है किसी भी टीम के लिए। और मुझे तो लगता है कि अगर क्रिस वोक्स फिट हो जाएंगे तो हो सकता है कि उनको जगह मिले सैम करन की जगह पर। वो भी एक और शानदार स्विंग बॉलर है, वो मल्टी डायमेंशनल बॉलर है, वो आगे भी डाल सकते हैं, छोटी भी डाल सकते हैं, उसके ऊपर से वो अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। तो वो एक बहुत ही शानदार विकल्प होंगे इंग्लैंड के लिए सैम करन की जगह पर, क्योंकि सैम करन थोड़ा बहुत अभी उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, अयाज सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो कुछ पॉइंट्स हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने आपके साथ शेयर किए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और आगे भी हम ऐसे ही पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, आपके सवाल लेंगे और कोशिश करेंगे आपके मन में जो भी दुविधा है वो अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम दूर कर पाए। तो आप जुड़िए खेल नीति के साथ रोज सुबह 9:30 पर हमारे नए यूट्यूब चैनल खेल नीति पर। इसके अलावा आप IVM के फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं, आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं रोज IVM के ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस गुजारिश के साथ कि फटाफट आप सभी जाएं हमारा जो नया खेल नीति का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसमें जो बटन है उसको दबाएं, ताकि जब भी हम लाइव आए उस पर आप तुरंत हमारे साथ जुड़ सकें और अपने सवाल भेज सकें।